हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बैंकिंग के बारे में। और बैंकिंग में भी हम लोग बात करेंगे आज कमर्शियल बैंक्स के बारे में। ठीक, ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, इसको ध्यान से समझिएगा। बैंकिंग के बारे में जो बेसिक्स आपको समझना है वो ये है कि जो भी इकोनॉमी का अगर बात किया जाए उसमें बेसिक दो बैंकिंग सिस्टम तो होते ही हैं। ठीक है, और भी बैंक का बहुत सारा डिविजन्स होता है, लेकिन बेसिकली किसी भी इकोनॉमी में आपको एक सेंट्रल बैंक जरूर देखने को मिल जाएगा। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके फंक्शंस क्या है, ये कैसे स्टैब्लिश हुआ, ये क्या क्या काम करता है, इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, सब देखेंगे। और दूसरा जो है जिसके बारे में आज का वीडियो है वो है आपका कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स के बारे में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा हिस्ट्री समझना पड़ेगा बैंकिंग का इंडिया में, कि इंडिया में बैंकिंग का हिस्ट्री क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका रिफॉर्म्स वगैरह या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है उसको एक स्लाइड में हम लोग कवर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहला पॉइंट में क्या लिखा है, द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड, उसका नाम क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक, और ये स्टैब्लिश कब हुआ था? अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1770 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। मतलब ये प्री इंडिपेंडेंट इंडिया का बैंक था। और उस समय में ब्रिटिशर्स के समय में इंडिया का जो कैपिटल था वो क्या था? कैलकाटा था। ठीक, जो अभी कोलकाता हो गया है। चलिए, सेकंड पॉइंट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए द ईस्ट इंडिया कंपनी, उस समय की जो प्रोमिनेंट कंपनी थी, जो सारा ट्रेड्स वगैरह जो भी था कंट्रोल कर रही थी इंडिया में, उन्होंने क्या किया था? तीन बैंक्स को इस्टेब्लिश किया था। तो पहला बैंक क्या था? बैंक ऑफ बंगाल। सेकंड था बैंक ऑफ बॉम्बे। और आपका थर्ड था बैंक ऑफ मद्रास। अगर आप थोड़ा ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे इसको, ये तीनों ही जो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास था, उस समय में मेजर ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था ब्रिटिशर्स का इंडिया में। ठीक है, और इन तीनों बैंक को मिलाकर क्या बोला गया? रेसिडेंशियल बैंक। ये आपको याद रखना है। हालांकि ये सब सिलेबस का पार्ट नहीं है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का, लेकिन हाँ फिर भी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ क्या हो गया, 1921 में एक और इवेंट हुआ कि इन तीनों बैंक को मिला करके एक सिंगल बैंक बना दिया गया जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है बैंकिंग सिस्टम में, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, थर्ड पॉइंट को अगर देखें आप ध्यान से, एट द टाइम व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑल द मेजर बैंक्स ऑफ द कंट्री वर लेड प्राइवेटली। सारा बैंक क्या था? प्राइवेट था। अच्छा, प्राइवेट होने से क्या हो गया, जो गांव के एरिया के लोग हैं, जो रूरल एरियाज के पीपल है, वो लोगों को दिक्कत आने लगा, क्योंकि वो लोगों को मनी अभी भी मनी लेंडर से लेना पड़ता था। और फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए जो आपका जमींदार वगैरह होता है, साहूकार जमींदार, वो लोग से ही उन लोगों को हेल्प लेना पड़ता था। अच्छा, आपको एक बात तो पता है कि अगर साहूकार या फिर जमींदार से आप हेल्प लोगे तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उस लोन पर, वो बहुत हाई रहता है। वो बहुत हाई रहता है। कभी कभी आपने सुना भी होगा न्यूज़ में कि लोन ना रिपे करने के कारण फार्मर्स लोग क्या कर देते हैं? जान दे देते हैं। ठीक, इसका मेजर वजह यही है कि ये इंडस्ट्री जो है प्राइवेट, आपका रूरल एरियाज में जो प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट लोग इन द सेंस फैमिली हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, मनी लेंडर्स हो सकते हैं, बड़े बड़े जमींदार हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, एक तो जो इनसे लोन लेते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते गाँव के लोग, तो उनके ऊपर इंटरेस्ट ऐड करते हुए जाते हैं, ऐड करते हुए जाते हैं, जिससे क्या बनता है, जिससे एक साइकिल बनता है। और जितने भी फार्मर्स है ना, वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। डेट ट्रैप का मतलब सीधा सा मतलब है, एक लोन को उतारने के लिए फिर से आप क्या करते हैं? एक और लोन का सहारा लेते हैं। और इससे अल्टीमेटली क्या होता है, जो आपके फार्मर्स है, मार्जिनल फार्मर्स है, या जिनके पास थोड़ा बहुत भी जमीन है, वो लोगों को अपना घर, जमीन सब इन साहूकार या फिर मनी लेंडर्स को दे देना पड़ता है। तो इस बात को माइंड में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, सारे बैंक को क्या कर दिया गया, जो मेजर बैंक्स थे उनको नेशनलाइज कर दिया। और नेशनलाइज किसके अंडर किया? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर बैंक को क्या कर दिया गया? नेशनलाइज कर दिया गया। अब ये नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो नेशनलाइजेशन का सीधा मतलब होता है, जब भी गवर्नमेंट क्या करता है, कोई भी वेंचर को टेक ओवर कर लेता है, ठीक है, तो उसमें मिनिमम 51% शेयर, ये मिनिमम हो सकता है और मैक्सिमम तो 100% तक जा सकता है, तो उस वेंचर का 51% से लेकर के 100% तक का शेयर गवर्नमेंट क्या करता है? अपने अंडर ले लेता है। उसी को नेशनलाइजेशन बोलते हैं। अच्छा, एक और बात याद रखिए, जो लास्ट पॉइंट है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने कहा था ना, बैंक बहुत तरीके के हो सकते हैं, लेकिन कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक आपको हर इकोनॉमी में मिलेंगे। तो बैंकिंग का एक और ब्रांच है जिसको हम लोग बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक्स। शॉर्ट फॉर्म में इसको आरआरबी बोला जाता है। अगर आपको इतना बड़ा याद करने में दिक्कत हो रहा है तो इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं आरआरबी। ठीक है, आरआरबी क्या है? रीजनल रूरल बैंक्स है, जो बेसिकली गांव के एरिया में इनको खोला जाता है। और ये देखिए, ये सबसे पहले कब खोला गया था? 1975।
फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज। और आपको पता होगा, आपने 11 में, अच्छा सॉरी 11 में नहीं, अभी 12 में ही इंडियन इकोनॉमी आप पढ़ रहे होंगे, तो इंडियन इकोनॉमी में आपको पता है कि आज़ादी के समय में भी और अभी भी मेजर पॉपुलेशन जो है वो कहाँ रहता है, रूरल एरियाज में ही रहता है, गांव में ही रहता है। ठीक, अच्छा कमर्शियल बैंक के बारे में अब आते हैं। हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने पता कर लिया, अब हम लोग आते हैं कमर्शियल बैंक के बारे में। तो कमर्शियल बैंक क्या है? कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स इट्स कस्टमर विद सर्विसेज लाइक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा कमर्शियल बैंक का, क्योंकि आगे जाके यही इसके क्या होने वाले हैं, फंक्शंस होने वाले हैं। ये डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, अच्छा उन्हीं के हिसाब से इसको क्या देता है, लोन देता है, और लोन देने के साथ साथ ये इन्वेस्टमेंट भी करता है, याद रखिएगा। कमर्शियल बैंक इज ऑल्सो इंडल्ज्ड इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज विद द अर्निंग ऑफ विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और ये सब ये क्यों करेगा, इसको क्या चाहिए, सिंपल सा बात है ना, इसको प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा है ये। और ये सारे फंक्शंस जो करते हैं इसी को बोला जाता है कमर्शियल बैंक। ये बहुत शॉर्ट एंड स्वीट इसका मीनिंग है, इसको आप एग्जाम में एलाबोरेटेड फॉर्म में भी लिख सकते हो। देखिए अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि कमर्शियल बैंक जो है पैसा कैसे कमाता है, क्योंकि प्रॉफिट कमाएगा तभी तो कमर्शियल बैंक चलेगा। तो इसको समझने के लिए आपको तीन चीज समझना पड़ेगा, एक होता है बोरोइंग रेट, एक होता है लेंडिंग रेट, और एक होता है आपका स्प्रेड होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए मैं यहाँ एक आदमी बनाता हूँ और ये एक बैंक है, और ये मान के चलिए ये एक इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री हो गया, ये बैंक है, ये मान के चलिए कोई कंपनी है, और ये सिंपल क्या है, कोई पर्सन है। अब ये क्या करेगा, ये अपना पैसा डिपॉजिट कर रहा है, से 100 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, और बैंक वाला बोला कि आप जितना भी पैसा डिपॉजिट करेंगे आपको ईयरली 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। अब बैंक के पास ये 100 रुपये आ गया, अब बैंक तो उसको रखेगा नहीं, तो ये क्या कर देगा, कोई भी कंपनी आएगा ना लोन मांगने के लिए, तो बैंक फिर ये पैसा उसको फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन बैंक क्या 5% लोन इंटरेस्ट लेगा, नहीं, मान के चलिए बैंक क्या कर रहा है, 8% इंटरेस्ट ले रहा है। ये सिनेरियो क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, अब मान के चलिए बैंक जो है उस पर्सन को कितना पे करेगा, 5% इंटरेस्ट है ना, तो 100 का 5% कितना हो गया, 5 रुपया। ठीक, अच्छा अब कंपनी जो है बैंक को कितना इंटरेस्ट देगा, क्योंकि बैंक ने फिर से वही 100 रुपया क्या किया था, कंपनी को दे दिया था, तो बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा 100 का 8%, मतलब 8 रुपया। अच्छा तो यही तो हो गया प्रॉफिट। बैंक कस्टमर का पैसा से ही लोन दे रहा है कंपनी को, तो पर्सन को कितना मिलेगा, 5 रुपया। बैंक वाला क्या कर दिया, पर्सन को 5 रुपया दे दिया, और साथ ही साथ कंपनी से वो कितना रुपया लिया, 8 रुपया लिया, तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना का रुपया का हो गया, 3 रुपया का हो गया। और ये जो प्रॉफिट होता है ना, इसी को हम लोग स्प्रेड बोलते हैं। जो 3 रुपया का हमको प्रॉफिट हुआ, इसी को स्प्रेड बोलते हैं। लेंडिंग रेट का मतलब होता है आप जितना परसेंट में उधारी दे रहे हैं, तो आप कितना परसेंट में, बैंक कितना परसेंट में उधारी दे रहा है, 8% पर एनम। बोरोइंग रेट का मतलब हो गया आपका बैंक जो है कितना परसेंट अपने कस्टमर को दे रहा है, तो कितना दे रहा है, 5% दे रहा है, 5% पर एनम। तो इसका मतलब जो स्प्रेड का रेट है 5 और 8 का डिफरेंस जो है दैट इज 3% पर एनम। इसका मतलब बैंक जो है हर साल 3% पर एनम के रेट से पैसा कमाएगा। तो उम्मीद है ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा कि बैंक जो है पैसा कैसे कमाता है। सिंपल सा पॉइंट, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा, अगर बैंक के फंक्शंस के बारे में बात करें, यहाँ से जो है आपको समझना चालू करना पड़ेगा। बैंक के फंक्शंस के अगर बारे में बात करें तो इसका सबसे पहला फंक्शन होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। ये क्या करता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, जो भी कस्टमर आते हैं उससे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। लेकिन ये जो पैसा डिपॉजिट होता है ना, इसके भी 3 कैटेगरीज होते हैं, मतलब 3 तरीके से ये पैसा लेता है। सबसे पहले को हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट और करेंट अकाउंट डिपॉजिट। करेंट अकाउंट के बारे में शायद आपने पहले ना सुना हो या फेमिलियर ना हो, जो बिजनेस बैकग्राउंड से उन्होंने तो सुना ही होगा। नॉर्मल करेंट अकाउंट के बारे में हम ज़्यादा नहीं सुनते। करेंट अकाउंट होता क्या है, सबसे पहले ये जानिए। करेंट अकाउंट होता क्या है कि जब भी कोई बिजनेसमैन होता है, उसको अगर एक अकाउंट ओपन करवाना है बैंक में, तो वो नॉर्मल अकाउंट नहीं करवाता, नॉर्मल बैंक अकाउंट नहीं करवाता, वो क्या करवाता है, करंट अकाउंट ओपन करवाता है। अच्छा, करंट अकाउंट ओपन करवाने का फायदा क्या है, करंट अकाउंट में आपको एक लिमिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वो लिमिट हम लोग मान लेते हैं 50,000 रुपए। अब एक बात बताइए, अगर मेरे बैंक अकाउंट में, नॉर्मल अगर बात करें, अगर मेरे बैंक अकाउंट में 0 रुपीज़ है, कितने रुपीज़ है, 0 रुपीज़ है, तो हम कुछ पैसा निकाल पाएंगे क्या, नहीं निकाल पाएंगे। यहीं पर करंट अकाउंट जो है थोड़ा सा बेनिफिशियल है, क्योंकि बिजनेसमैन का क्या रहता है ना, बिजनेसमैन को डेली बेसिस में ट्रांजैक्शन करना पड़ता है, तो उसका अकाउंट कभी भी 0 हो गया ना, तो वो क्या कर सकता है, उसको जो लिमिट प्रोवाइड किया गया था उतना तक का वो पेमेंट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ बिजनेसमैन एंड आई हैव not sufficient funds in my account and my limit is 50,000 rupees and I have to pay किसी को भी, मान के चलिए कोई और बिजनेस में, I have to pay 30,000 rupees and my balance in my current account is say 10,000 rupees, तो एक्स्ट्रा 20,000 रुपीज का हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं
इसके बदले हमको क्या करना पड़ेगा, जब 20,000 रुपया जितना समय तक मेरे पास रहेगा उतना हमको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा। ठीक है, और यही जो है इसमें लिखा गया है, द डिपॉजिट्स विच आर रीपेबल ऑन डिमांड बाय बैंक्स आर नोन एज डिमांड डिपॉजिट्स और करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। इन जनरल दीज काइंड्स ऑफ डिपॉजिट्स आर मेंटेन्ड बाय बिजनेसमैन। ये क्या होता है, बिजनेसमैन लोग मेंटेन करते हैं टू मेक ट्रांजैक्शंस विद दीज डिपॉजिट्स। और इसके पीछे का कहानी ये ऊपर मैंने जो आपको समझाया है, इसीलिए बिजनेसमैन करंट अकाउंट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। सेकंड जो है ये तो बहुत जनरल है, सेकंड वाला फिक्स डिपॉजिट्स या फिर टाइम डिपॉजिट्स। जो पैसा हम बैंक में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जमा रखते हैं उसको हम लोग फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे मेन फैक्टर होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब 6 महीना, 1 साल, 5 साल के लिए पैसा जमा होता है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो टाइम पीरियड है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या है, दे डू नॉट इंजॉय चेक फैसिलिटी। इसका मतलब आपने अगर एक एफडी करवाया हुआ है 5 लाख का, सपोज मान लीजिए आपने 5 लाख का एफडी करवाया हुआ है, तो आपके ही 5 लाख बैंक में पड़े हैं, तो मान के चलिए इसका टाइम है 3 ईयर्स है। इसका टाइम पीरियड कितना है, 3 ईयर्स है। तो 3 साल तक आपको पैसा निकालने का इजाजत नहीं मिलेगा। आप ऐसा नहीं कि 5 लाख रुपया रखा हुआ है तो 50,000 का चेक काट के किसी को दे दिए तो वो एफडी से निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको अर्जेंट पैसा का रिक्वायरमेंट है तब आपको एफडी को क्या करना पड़ेगा, तुड़वाना पड़ेगा, मतलब ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, और एक बात जो इसके साथ है, इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह में, इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा मिलता है। ठीक है, जैसे 8% पर एनम। अच्छा, सीनियर सिटीजन है तो उनको और ज्यादा मिलता है, सीनियर सिटीजन को और ज्यादा मिलता है। उसके बाद जो सबसे कॉमन है, जो हर आदमी ओपन करवाता है बैंक में जाकर, जो नॉर्मल डेली कमाने वाला, डेली खाने वाला आदमी जो है, जो इसको ओपन करवाता है, वो होता है सेविंग डिपॉजिट्स। ठीक है, दिस डिपॉजिट्स विच इंक्लूड कंबाइंड फीचर ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स आर नोन एज सेविंग डिपॉजिट्स। तो इसमें क्या रहता है, इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज इट हैज बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स एज वेल एज फिक्स्ड डिपॉजिट्स। इसमें आप पैसा रख भी सकते हैं और डिमांड डिपॉजिट की तरह आप इसको क्या कर सकते हैं, पैसे को निकाल भी सकते हैं। इट मीन्स दैट द मेजर ड्रॉबैक विच इज faced by the consumers in fixed deposits that they cannot withdraw their money whenever they want or on demand is being covered by saving deposits। इसमें पैसा आप जमा रखिए, बहुत जन का पैसा सेविंग अकाउंट में जमा होता है, नॉर्मल पैसा, आपका मेरा सबका पैसा कुछ ना कुछ जमा होगा, लेकिन हाँ आप जितने समय के लिए रखोगे उतना का इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट वाला फीचर हो गया। साथ ही साथ जब हमको पैसा का रिक्वायरमेंट होगा कभी भी, तो हम क्या कर सकते हैं, एटीएम से या चेक देके उसको आराम से बैंक में जाके उसको निकाल सकते हैं। तो ये डिमांड डिपॉजिट की तरह भी काम कर रहा है। लेकिन इसमें एक चीज याद रखिए, इसमें बेनिफिट तो मिल रहा है, लेकिन इसका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा, वो क्या रहेगा, कम रहेगा। क्योंकि सीधा सा बात है ना, वहां पर आपका पैसा फिक्स हो जा रहा है फिक्स डिपॉजिट में, लेकिन यहाँ पर आप निकाल ले रहे हो, तो फिक्स डिपॉजिट से इसका इंटरेस्ट जो रहेगा कम रहेगा। होपफुली वो क्लियर था। अच्छा, सेकंड पॉइंट अगर देखें तो ये क्या करता है, लोन भी देता है। लोन देने का मतलब हो गया, जो बोले थे ना, कंपनी को पैसा दिया तो वो लोन देगा। अब एक इसमें भी एक बात जान के रखिए कि जो लोन जो देगा उसके भी 3 कैटेगरीज हैं यहाँ पर, जैसा लिखा हुआ है। सबसे पहला है मेरा कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट को समझते हैं, द लोन गिवन टू बोरोवर्स अगेंस्ट करंट एसेट्स। ठीक है, यहाँ पर बात आता है करंट एसेट्स का। तो करंट एसेट्स लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स, शेयर्स के अगेंस्ट में आप जो लोन लेते हैं बैंक से, उसको कैश क्रेडिट बोला जाता है। फॉर दिस क्रेडिट लिमिट इज सैंक्शन टू अ बोरोवर। इसमें क्या होता है, जो क्रेडिट लिमिट है, ये आप कितना तक का पैसा अवेल कर सकते हैं अगर आप लोन लेते हैं, तो ये जो रहता है इसमें लिमिटेड रहता है। और वही पैसा को क्या करते हैं, उसके अमाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। क्रेडिट कर देते हैं मतलब जो लोन ले रहा है उसके अकाउंट पे हम लोग डाल देते हैं। द बोरोवर कैन नाउ विड्रॉ एनी अमाउंट एट एनी टाइम विद दिस क्रेडिट लिमिट। ये सिंपल क्रेडिट कार्ड का जो कॉन्सेप्ट है ना, कुछ कुछ वैसा ही है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, एक पर्टिकुलर लिमिट रहता है, जितना बड़ा आदमी रहता है, जितना उसका ट्रांजैक्शन रहता है, उसको उतना ज्यादा क्रेडिट लिमिट रहता है। और वो कभी भी क्या कर सकता है, क्रेडिट कार्ड से, उसका लिमिट तो है, मान के चलिए यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया और आपका जो लिमिट है वो 1 लाख का है, ठीक है, तो वो लिमिट तो आपके पास है ही, लेकिन एक्चुअली में आपने मान के चलिए 40,000 का कुछ मोबाइल फोन खरीद लिया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, वो 40,000 पे देना पड़ेगा, ना कि 1 लाख पे। आप अपने लिमिट के अंदर तक का पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप बोलोगे कि हमको 1,20,000 रुपया निकालना है, तो वो नहीं निकलेगा, आपको 1 लाख तक का ही रुपया निकलेगा। और साथ ही साथ आपको ध्यान क्या रखना है, जितना पैसा आप निकाल रहे हो, आपको इंटरेस्ट इसी पैसे पे देना पड़ेगा। आपको इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, इसी पैसे पे देना पड़ेगा। ठीक, बहुत सिंपल था। उसके बाद है आपका डिमांड लोन्स। These loans are given by bank which they can recall at any time on demand and known as demand loans. The entire amount, यहाँ पर क्या होता है, जितना भी आपने डिमांड किया था या लोन उठाया था, वो पूरा का पूरा अमाउंट जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। क्रेडिट मतलब आपको दे दिया जाता है, और पूरे अमाउंट में ही क्या किया जाता है, इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। मतलब आपने बैंक से 1 लाख का लोन मांगा, डिमांड किया,
तो बैंक ने क्या किया, पूरा का पूरा लोन, मतलब पूरा का पूरा लोन का अमाउंट आपके अकाउंट में डाल दिया। अब आप उसमें से 20,000 यूज करें या 10,000 यूज करें या 5,000 यूज करें या पूरा का पूरा 1,00,000 रुपया यूज करें, आपको इंटरेस्ट पूरे के पूरे 1,00,000 पे ही देना पड़ेगा जितना का आपका अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। ये भी बहुत आसान था। उसके बाद है आपका शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स क्या होता है, पर्सनल लोन्स होता है, गिवन टू बोरोवर्स अगेंस्ट सम कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, ये भी जान के रखिए। कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जब आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो उसके अगेंस्ट में आपको अपना कुछ एसेट्स जमा करना पड़ता है, जैसे गोल्ड हो गया, प्रॉपर्टी हो गया कुछ, या कार वगैरह हो गया, कुछ भी आपका जो एसेट है उसको बैंक में जमा करना पड़ेगा। ठीक है, द अमाउंट टेकन एज अ लोन इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ बोरोवर। इसमें भी सेम है, जितना भी आपने लोन लिया है सारा का सारा आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। ही कैन विथड्रॉ दैट मनी फ्रॉम हिज अकाउंट, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द इंटायर सम। अब इसमें भी क्या है, पूरे के पूरे पैसे पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये डिमांड लोन के जैसा ही है, बस इसमें एक पॉइंट क्या है कि इसमें आपको कोलैटरल दिया जाता है, इसमें भी कुछ ना कुछ लेगा। इसमें डिमांड लोन्स में भी बैंक कुछ ना कुछ डिमांड करता है। उसके बाद अगर देखा जाए, ये प्राइमरी फंक्शंस था, अगर आप ध्यान देंगे बैंक का प्राइमरी फंक्शंस में पहला क्या आ गया, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, और दूसरा है एडवांसिंग लोन्स। उसके बाद इसका कुछ सेकेंडरी फंक्शंस भी आता है। सेकेंडरी फंक्शंस में पहला आता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो हमने पढ़ा ना, करंट अकाउंट, उसी से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे बैंक में 0 रुपीज है और मेरे पास अगर एक करंट अकाउंट है और मेरा लिमिट है मान के चलिए 50,000 का, ठीक है, और हम किसी को पे कर देते हैं, ये अमाउंट जो है 50,000 का किसी को पे कर देते हैं, तो वो जो है मेरे बैंक में नेगेटिव में 50,000 दिखाएगा। मेरा जो बैंक अकाउंट है ना, करंट अकाउंट में, उसमें माइनस का 50,000 दिखाएगा। इसका मतलब क्या है, इसको पे करना है, पे किसको करना है, बैंक को करना है। ठीक है, तो ये जो 50,000 है ना जो नेगेटिव में चल गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब आपका बैलेंस करंट अकाउंट में, अच्छा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी खाली करंट अकाउंट में होता है, याद रखिएगा। अगर आपका बैलेंस 0 है और आपने कुछ पैसा पे किया है, 50,000 मान के चलिए, 40,000 मान के चलिए, तो आपका बैंक अकाउंट उतना से नेगेटिव दिखाएगा ना, क्योंकि 0 माइनस 50,000 इज इक्वल टू माइनस 50,000। तो ये जो माइनस का बैलेंस है इसी को ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये एक शॉर्ट टर्म लोन के जैसा होता है, जिसको भी आप ध्यान रखिए, ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन के जैसा होता है। और इसमें जो इंटरेस्ट होगा, इसमें जो इंटरेस्ट होगा, ये बैंक क्या करेगा, बैंक इसमें इंटरेस्ट जो होगा उसको रिसीव करेगा। ठीक है, जनरली क्या होता है, कंज्यूमर अगर पैसा जमा करता है तो बैंक उसको इंटरेस्ट देता है, लेकिन ओवरड्राफ्ट एक शॉर्ट टर्म लोन हो गया ना बिजनेसमैन के लिए, तो इस केस में बिजनेसमैन क्या करेगा, इंटरेस्ट देगा। ठीक, यही पॉइंट लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से इसको एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अच्छा ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक अकाउंटिंग टर्म है, या फिर आप बोल सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट है। इसको जो नॉन कॉमर्शियल बैकग्राउंड के हैं थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगा, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्चुअली में होता क्या है। इसको आप ध्यान से समझिएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज ये अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं इसे शॉर्ट में समझाने का कोशिश करता हूँ। मान के चलिए राम है और रवि है। ठीक है, राम ने रवि को क्या किया, सामान बेचा, कितने रुपए का, 10,000 रुपए का। ठीक, अच्छा रवि बोला कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है। रवि क्या बोला, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। अब राम क्या करे, उधारी में सामान दे कि नहीं दे, बहुत बड़ा दिक्कत है। तो इसी समय में एक आता है कॉन्सेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज का। ठीक है, तो राम क्या करेगा ना, राम क्या करेगा, एक बिल बनाएगा। अच्छा बिल को क्या करेगा, उसको कोर्ट से अप्रूव करवा लेगा। ये बिल में क्या लिखा रहेगा, बिल में रवि का नाम लिखा रहेगा, रवि को कितना पैसा देना है वो लिखा रहेगा, और एक डेट लिखा रहेगा, ड्यू डेट लिखा रहेगा, कितने तारीख तक, जैसे मान के चलिए 1/4/2024 तक या 25 तक जो है रवि हमको सारा पैसा दे देगा, ऐसा करके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा रहेगा। अच्छा ये कोर्ट से अप्रूव रहेगा, तो ये राम जो है ये बिल किसके पास लेके जाएगा, राम जो है ये बिल लेके जाएगा रवि के पास, जिसको उसने सामान बेचा है। रवि इसमें क्या करेगा, रवि इसमें सिग्नेचर कर देगा। ठीक है, और रवि जो बिल पे सिग्नेचर कर दिया वो बिल वापस से कौन ले लेगा, राम ले लेगा। ठीक है, तो ड्यू डेट आने तक, ड्यू डेट का मतलब होता है कि 2 महीना 4 महीना बाद जो है रवि राम को पैसा दे देगा। इसके बीच में अगर राम को कभी भी पैसा का जरूरत पड़ गया तो वो क्या कर सकता है, ये जो बिल है, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, ये बिल है जिसमें रवि का सिग्नेचर है कि रवि बोला है कि हाँ भाई राम हमसे इतना पैसा पाता है और हम इसको क्या करेंगे, ड्यू डेट तक ये पैसा क्लियर कर देंगे। तो राम को अगर बिजनेस में कभी भी पैसा का जरूरत पड़ा तो राम तो रुक नहीं सकता पैसे के लिए, तो वो ये क्या करेगा, ये बिल लेके जाएगा किसके पास, बैंक के पास लेके जाएगा। और बैंक वाला क्या करेगा ना, बैंक वाला कुछ पैसा काट के, मान के चलिए 500 रुपया काट के राम को जो है, राम को 9,500 रुपया दे दिया। ठीक,
अच्छा, अब बैंक क्या करेगा, अब ड्यू डेट आएगा, मान के चलिए ड्यू डेट आता है 1/4/2025 आता है, तो बैंक वाला क्या करेगा, इस बिल के साथ कुछ आदमी को भेजेगा रवि के पास पैसा को लेने के लिए। रवि पैसा दे देगा और बैंक को इसमें फायदा क्या होगा कि बैंक तो राम को 9,500 ही दिया है, लेकिन रवि से कितना रुपया वसूल करेगा बैंक, पूरा का पूरा 10,000, जो कि इस बिल में लिखा हुआ था। ठीक, यही है बिल ऑफ एक्सचेंज का कहानी। और कभी कभी ऐसा होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं ना, जिन जो ड्यू डेट तक इंतजार नहीं कर सकते, उनको पैसा चाहिए, वो क्या करते हैं, बैंक में जाकर बिल को डिस्काउंट करवा लेते हैं। ठीक, तो बैंक जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है बिजनेस को एफिशिएंटली रन करवाने के लिए। तो होपफुली ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। तीसरा फंक्शन जो होता है वो बैंक का होता है एजेंसी फंक्शन। कौन सा फंक्शन होता है, एजेंसी फंक्शन होता है। ठीक है, एजेंसी फंक्शन। अब एजेंसी फंक्शन का मतलब क्या होता है, एजेंसी फंक्शन का मतलब बैंक जो है कंज्यूमर के लिए या कस्टमर के लिए काम तो करता है, लेकिन उसके बदले में क्या करता है, कुछ पैसे लेता है, चार्ज लेता है या कुछ कमीशन लेता है, कुछ पैसा बैंक क्या करता है, लेता है। जब आप अपना बैंक अकाउंट का जो ट्रांजैक्शन चेक करोगे ना, उसमें कुछ कुछ रहता है बैंक चार्जेस करके, है ना, 3 महीना में या 4 महीना में एक बार कटता है, तो ये वही वाला काम है। सबसे पहले यहाँ पर है मेरा ट्रांसफर ऑफ फंड्स। ट्रांसफर ऑफ फंड्स समझाने का जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। बैंक से हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पैसा भेजते हैं, डिमांड ड्राफ्ट से। कमर्शियल बैंक एक दूसरे कमर्शियल बैंक को भेजता है पैसा, जैसे एसबीआई से आप एसबीआई में ही ट्रांसफर कर सकते हैं पैसा अलग ब्रांच में, या एसबीआई से आप किसी और बैंक एचडीएफसी वगैरह में भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन जो है ट्रांसफर ऑफ फंड्स हो गया। दूसरा फंक्शन होता है कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। इसका मतलब क्या होता है ना, अगर आपने ये तो बहुत सुना होगा, बहुत पॉपुलर है ये ईएमआई। ईएमआई का मतलब क्या होता है, आपने मान के चले एक मोबाइल खरीदा 10,000 का, उसका ईएमआई आपका आ रहा है महीना महीना 1,000 का, और उसको आपने क्या कर दिया, बैंक से लिंक करवा दिया। उसको आपने क्या कर दिया, बैंक से लिंक करवा दिया। अब बैंक क्या करेगा, जैसे ही मान के चलिए आपने 10 तारीख का डेट दिया था, हर महीने के 10 तारीख में बैंक क्या करेगा, आपके बैंक अकाउंट से वो ईएमआई जो भी कंपनी रहेगा उसको 1,000 रुपया ऑटोमेटिकली ही भेज देगा। आपको उसको रिमाइंड करवाने की जरूरत नहीं है। तो बैंक ये भी काम करता है, जैसे मान के चलिए कहीं से इंटरेस्ट लेना है, आपने कहीं पर पैसा जमा किया था, वहां से इंटरेस्ट लेना है, तो बैंक अपने आप अकाउंट में ले लेता है। सब्सक्रिप्शन हो गया, कुछ रेंट हो गया कहीं से, पीरियोडिकल रिसिप्ट हो गया। पीरियोडिकल रिसिप्ट का मतलब जो फिक्स पीरियड के टाइम में आपको मिलते रहे, महीना महीना मिले या 6 महीना में मिले, ये आपका पीरियोडिकल ये हो गया। और साथ ही साथ बैंक क्या करता है, पेमेंट भी करता है, जैसे मैंने इसी के बारे में बताया अभी, ईएमआई के बारे में बताया। साथ ही साथ ये आपका इंश्योरेंस प्रीमियम भी अगर आपने कहीं से लिया है तो बैंक आपको एलआईसी का पैसा महीना महीना काट देगा, टैक्स पेमेंट भी कर देगा। ठीक है, लेकिन ये रहेगा एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कस्टमर। बैंक अपने मन से नहीं करेगा, आपको साइन करके देना पड़ेगा बैंक को कि हाँ मैं इजाजत देता हूँ, आप ये महीना महीना जो है पेमेंट कर सकते हैं, तो बैंक क्या करेगा, उसको कर देगा। सेकंड है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखिए फॉरेन एक्सचेंज भी एक टॉपिक है जिसको हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर करना है। तो फॉरेन एक्सचेंज का भी पेमेंट या परचेज या सेल हम लोग कमर्शियल बैंक के थ्रू कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज में ज़्यादा डील करेंगे तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसका स्कोप या उसका होने वाला इंटेंसिटी वो बढ़ जाएगा, जो इकोनॉमी के लिए अच्छा है। उसके बाद क्या होता है, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होता है, गवर्नमेंट पेपर्स होता है, स्टॉक्स होता है, कंपनी का शेयर्स होता है, प्राइवेट कंपनीज का, इसको भी आप खरीद या बेच सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ कमर्शियल बैंक। अच्छा, कमर्शियल बैंक का एक और काम है कि ये इनकम टैक्स कंसल्टेंसी भी है। ठीक है, कमर्शियल बैंक क्या करता है, एडवाइस भी देता है। जैसे आप बैंक में कभी भी कुछ भी एक नया इन्वेस्टमेंट करने गए, एफडी में, आरडी में, या एसआईपी अभी बहुत पॉपुलर है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, उसमें लोग बहुत पैसा लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में लोग बहुत पैसा लगा रहे हैं, तो बैंक हमेशा आपको राय देगा, बैंक का जो मैनेजर होगा या जो भी लोग होंगे वहां पर, वो हमेशा आपको बोलेगा कि मैम इस स्कीम में लगाइए, आपका इनकम टैक्स में वो डिडक्शन आ जाएगा, डिडक्शन या फिर एग्जम्पशन आ जाएगा, आपको टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही साथ क्या होता है ना, अगर आप बैंक को बोलोगे कि मेरा इनकम टैक्स रिटर्न जो है, कि मेरा जितना टैक्स बन रहा है उसको बना के सरकार को हमको देना है, गवर्नमेंट को हमको देना है, उसका भी एक स्टेटमेंट बना के फाइल कर दीजिए, तो वो क्या करेगा, कर देगा। ठीक, उसके बाद आता है मेरा कॉन्सेप्ट आता है ट्रस्टी। ये मेरा सबसे अच्छा फेवरेट है, ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। ठीक है, अच्छा ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर होता क्या है, इसको भी समझने के लिए हम लोग चलते हैं इस वाले स्लाइड पे, जहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए बहुत आसान है। ट्रस्टी का मतलब क्या होता है ना, कि यहां पर हम एक रिलेशन समझ लेते हैं फादर और सन का। ठीक है, ये मान के चलिए फादर है थोड़े से बड़े, यहाँ पर मान के चलिए ये क्या है, बैंक है, और यहाँ पर मान के चलिए छोटे से जो है ये सन है, इसके ऊपर लिख देते हैं फादर, इसके ऊपर लिख देते हैं सन। अब फादर के पास बहुत प्रॉपर्टी है, वो क्या करेंगे, इसका विल बनाएंगे। विल का मतलब एक पेपर होता है जिसमें जमीन जायदाद किसको मिलेगा वो पता रहता है, और इसको क्या कर देंगे, बैंक को हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है, अब ये पेपर जो है, ये विल जो है चला गया बैंक के पास।
अब ये फादर जो है इंस्ट्रक्शन देंगे कि जब तक मेरा बेटा मान के चलिए 21 साल का नहीं हो जाता, इसमें मान के चलिए कि पापा जो है मर जाते हैं विल देने के बाद, लेकिन इंस्ट्रक्शन देके जाते हैं कि जब तक मेरा बेटा 21 साल का नहीं होगा तब तक ये बिल मेरे फैमिली के सामने डिस्क्लोज ना किया जाए या बेटे को ना दिया जाए। तो उस समय तक जब तक ये बिल बैंक के पास है ना, तो बैंक जो है इस बिल का क्या है, ट्रस्टी है। ट्रस्टी का मतलब वो पर्सन या वो इंस्टीट्यूशन जो आपका कुछ एसेट हो या कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो संभाल के रखता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद ये यही विल क्या करेगा, 21 साल का जब इसका बेटा हो जाएगा तो ये विल जो है बैंक वाला क्या करेगा, इसको हैंड ओवर कर देगा। तो इस समय में ये क्या बन गया, एग्जीक्यूटर, बिल का एग्जीक्यूटर बन गया। एग्जीक्यूटर मतलब उसने बेटे को वो बिल हैंड ओवर कर दिया। तो बैंक जो है ये फंक्शन भी कैरी आउट करता है, ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर वाला। ठीक, तो आपका भी अगर कोई इंपॉर्टेंट विल है पापा मम्मी का, तो आप उसको आराम से संभाल के रख सकते हैं बैंक में, उसके बदले में वो कुछ पैसा लेते हैं लेकिन आप संभाल के रख सकते हैं। हाँ, एक ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर वाले में एक क्लासिक एग्जांपल है, नाना पाटेकर और जॉन इब्राहिम का एक मूवी आया था टैक्सी नंबर 9211। इसको जिसने देखा होगा ना वो समझ गए होंगे। जॉन इब्राहिम बैंक में जाते हैं वो बिल लेने के लिए, उसके पापा ने रखा था, तो बैंक उस समय एज अ ट्रस्टी काम करता है और जॉन इब्राहिम जब बिल उसको निकाल लेते हैं होपफुली लास्ट तक में, तो बैंक आपका एग्जीक्यूटर बन जाता है। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग देखें लेटर्स ऑफ रेफरेंस। लेटर ऑफ रेफरेंस में क्या होता है कि जो कस्टमर्स होते हैं और जिसके साथ वो ट्रेड करते हैं ना, जैसे मान के चलिए इसमें भी आपको एग्जांपल देना होगा, मेरे तो समझ में नहीं आएगा। मान के चलिए यहाँ पर एक पर्सन है और यहाँ पर मान के चलिए टाटा स्टील है। ठीक है, टाटा स्टील तो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। तो अगर मान के चलिए ये आदमी जो है पर्सन, ये बिजनेसमैन ही है, ये टाटा स्टील के पास जाता है एक डील करने के लिए। तो टाटा स्टील को इस पर भरोसा करने के लिए कुछ क्रेडिट वर्दीनेस वाला कुछ चीज चाहिए। टाटा स्टील बोलेगा कि आपके पास इतना पैसा है, आप इस डील को पूरा कर पाओगे, आप कहीं से लेटर ऑफ रेफरेंस लेके आइए। लेटर ऑफ रेफरेंस, देखिए लेटर ऑफ रेफरेंस का मतलब वही होता है, जो बड़े कंपनी में जाते हैं ना, बड़े कंपनी में काम करने जाएंगे या बड़े इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो वहां पर आपको सिफारिश लगाना पड़ता है ना कि ये इसी ने भेजा है मुझे यहाँ पर, आप काम में रख लीजिए, तो आपको स्पेशल प्रेफरेंस मिलता है। तो ये बंदा जाएगा बैंक के पास, हालांकि इस बंदे का बैंक अकाउंट इसी बैंक में होना चाहिए। मान के चलिए एसबीआई की अगर बात करें तो इस जो बिजनेसमैन है इसका अकाउंट किस में होना चाहिए, एसबीआई में होना चाहिए। अच्छा, एसबीआई अभी इसका जो स्टेटमेंट होगा, बैंक का जो स्टेटमेंट होगा उसको गो थ्रू करेगा। स्टेटमेंट गो थ्रू करने के बाद एसबीआई बोलेगा कि हाँ इसके बैंक में ठीक ठाक पैसा रहता है हर समय में, और टाटा स्टील का जो डील होने वाला है उसके लिए लिक्विडिटी अच्छा है इसके पास। लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसा जो है इसके पास हमेशा रहता है, ये आपका डील को पूरा कर देगा। तो एसबीआई क्या करेगा, इस बिजनेसमैन को एक लेटर ऑफ रेफरेंस बना के दे देगा, रिटन डॉक्यूमेंट में लेटर ऑफ रेफरेंस बना के दे देगा कि हाँ इसका हमारे मतलब एसबीआई में बैंक अकाउंट है और इसके पास ठीक ठाक पैसा रहता है ड्यूरिंग द ईयर, हमने इसका स्टेटमेंट जांचा है, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि बहुत समय तक इसका पैसा जीरो है या बहुत कम है, तो आप इसके साथ डील कर सकते हैं। यही लेटर ये लेके जाएगा, मतलब ये बिजनेसमैन लेके जाएंगे टाटा स्टील के पास और टाटा स्टील फिर आराम से ट्रस्ट करके इसके साथ डील कर सकते हैं। ठीक, तो इसी लेटर को बोला जाता है लेटर ऑफ रेफरेंस। तो ये भी बैंक क्या करता है, ये भी प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद अगर बात किया जाए, हाँ उसके बाद अगर बात किया जाए जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, मतलब आमतौर पर बैंक और भी बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है जो जनरल पब्लिक के लिए रहते हैं, मतलब जनरल पब्लिक इसको अवेल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, जो पहले यहाँ पर हमने बात किया ना, जैसे लेटर ऑफ रेफरेंस, ये आप और हम उठ के जाएंगे ना तो हम लोग को नहीं देगा लेटर ऑफ रेफरेंस, ही बोलेगा कि आपको क्या काम है। लेकिन हाँ जनरल यूटिलिटी फंक्शंस नॉर्मल पीपल के लिए भी होते हैं, जैसे सबसे फेवरेट लॉकर फैसिलिटी, इसको आपने सुना ही होगा, लॉकर फैसिलिटी रहता है, जाइए अपना ज्वेलरी वगैरह उसमें रखिए। दूसरा होता है ट्रैवलर्स चेक। ट्रैवलर्स चेक का मतलब क्या होता है, जब भी आप एक जगह से दूसरे जगह घूमने जाते हैं ना, तो कैश अगर आप लेके जाओगे तो घूमने का या स्टील होने का, चोरी होने का बहुत ज्यादा डर रहता है। तो इसीलिए बैंक से हम लोग क्या करते हैं ना, ट्रैवलर्स एक चेक बना लेते हैं। ये भी एक चेक की तरह ही होता है। इसका बेसिकली काम क्या होता है कि आप दूसरे देश में या दूसरे जगह में जहाँ घूमने जाते हो, कैश अगर आप रखोगे तो चोरी हो जाएगा, तो पूरा पैसा गया। ट्रैवलर्स चेक में क्या है कि आप बैंक में जाते हो, कोई भी बैंक में ट्रैवलर्स चेक काट के देते हो तो ही विल वेरीफाई फर्स्ट, ऐसे ही किसी को नहीं दे देगा। तो इस केस में अगर ट्रैवलर्स चेक का एक फायदा और है कि अगर इस केस में अगर ये चोरी भी हो जाता है, इसको कोई स्टील भी कर लेता है ना, तो वो पैसा जनरली आपके अकाउंट से नहीं निकाल पाएगा। ठीक, तो आप बाद में बाकी पैसा मंगा सकते हो। दूसरा ये होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। यही वाला बात है, जैसे इसमें हम लोगों ने बात किया था लेटर ऑफ रेफरेंस, ट्रेडर्स इंफॉर्मेशन वगैरह, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक पोजीशन। देखिए यहाँ पर अगर एक बात देखें ना, यहाँ पर एक टर्म है इकोनॉमिक पोजीशन, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इकोनॉमिक पोजीशन का मतलब ही यही होता है कि उसके पास कितना पैसा वगैरह है वो दिखाता है। और साथ ही साथ इसमें भी अगर हम लोग बात करें ये वाले पॉइंट में लेटर ऑफ क्रेडिट, तो ये भी सिमिलर फंक्शन है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशंस होता है या क्रेडिट वर्दीनेस होता है, क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब होता है पैसा वैसा आप जितना उधारी देते हो, ठीक है,
आपके बैंक में कितना पैसा रखा हुआ है, उसी स्टेटमेंट को ये वेरीफाई करता है। तो दोनों लगभग लगभग क्या है, सेम है। हाँ, वहां पर वो ट्रेडर्स को मिलता था, ठीक है, कस्टमर ट्रेडर को मिलता था। यहाँ पर आप किसी भी काम के लिए ले सकते हैं ये। कल को आपको कुछ काम हो जहाँ पर आपको अपना क्रेडिट वर्दीनेस शो करना है, अब आप ट्रेडर नहीं है तो आप क्या करोगे, बैंक को उसके लिए भी तो कुछ उपाय निकालना पड़ेगा ना। तो उसके लिए लेटर ऑफ रेफरेंस नहीं, नॉर्मल पीपल को क्या मिलता है, लेटर ऑफ क्रेडिट मिलता है, ठीक। उसके बाद होता है अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज। कमर्शियल बैंक ऑल्सो परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज। इट हैज Public has full faith in the bank credit worthiness. They do not hesitate purchasing securities which are underwritten by banks. अब इसका मतलब ध्यान से समझिए, बैंक के पास भी कुछ सिक्योरिटीज होता है जो बैंक अंडर राइट करके अपने कंज्यूमर को बेचता है, ठीक। अच्छा, बैंक कोई भी बैंक हो, SBI हो, HDFC हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, वो लोगों का जो क्रेडिट वर्दीनेस होता है ना, मतलब मार्केट में वो लोगों का जो क्या बोल सकते हैं, इमेज होता है या गुडविल होता है, अच्छा होता है। अब आप कभी सोच सकते हैं कि SBI से आपने कुछ चीज लिया, मतलब कुछ सिक्योरिटी लिया जो 10 साल बाद मैच्योर होगा। SBI बोला कि भाई 10 साल के पहले आना मत, ये मैच्योर कब होगा, 10 साल के बाद होगा। तो SBI बोल रहा है ना, तो 100% चांस है कि जिसको इन्वेस्ट करना है वो कर लेगा, ठीक। लेकिन कल को कोई ऐसा आदमी, कोई भी रैंडमली आपको आके बोले कि ये लीजिए मेरा सिक्योरिटी है, मतलब है किसी और का सिक्योरिटी लेकिन मैं आपको बेच रहा हूँ, और 10 साल तक हमको दिखना मत, 10 साल बाद ये सिक्योरिटी मैच्योर होगा, उसके बाद आप पैसा लेके चल जाइएगा, तो उसमें उसको आप खरीदेंगे। चांसेस कितना है उससे खरीदने का, 0% चांस है, ठीक। क्योंकि आपको पता है ना फ्यूचर में वो कहाँ रहेगा कहाँ नहीं रहेगा नहीं पता। लेकिन हाँ, SBI पिछले कई सालों से चल रहा है और होपफुली 100 साल और चलेगा, ठीक है। तो इसका क्रेडिट वर्दीनेस ज्यादा है, हमको भरोसा है कि 10 साल बाद मुझे अपना पैसा मिल जाएगा। तो इसी बेसिस पे ये सिक्योरिटीज को भी अंडरराइट करता है। उसके बाद आपका क्या है, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बहुत सारे बैंक का ना एक मैगजीन निकलता है, RBI का मैगजीन निकलता है, SBI का मैगजीन निकलता है। उसमें वो क्या करता है, जो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है कि कॉमर्स में आपको कौन कौन सा सेक्टर ज्यादा ग्रो कर रहा है, किस चीज पे ट्रेड करने पे ज्यादा फायदा है, कौन सा इंडस्ट्री ज्यादा ग्रो कर रहा है, किस किस फंड्स पे आपको ज्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा, या किस चीज पे आपको इंटरेस्ट ज्यादा देखने को मिलेगा, या किस FD, मतलब FD में भी तो बहुत सारा वेरिएशन होता है ना, अलग अलग प्लान आता है, FD करना या RD करना, रिकरिंग डिपॉजिट, दोनों में से अच्छा कौन है, किसमें आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा। इसका पूरा मैगजीन निकलता है जिसको पढ़ के आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये मैगजीन निकलेगा कब, सीधा सा बात है, जब ये स्टैटिस्टिकल डेटा को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। इनको पूरा मार्केट स्टडी करना पड़ेगा ना, स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये इसको रिलीज करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यही तक था, हाँ यही तक था इसका कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस कमर्शियल बैंक का, और ये कंप्लीट होता है। इसमें एक चीज जो मैं और ऐड करना चाहूंगा, इसमें एक कमर्शियल बैंक का क्या होता है ना, क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन का एक टॉपिक है, क्रेडिट क्रिएशन एक टॉपिक है जिसको आपको अलग से समझना पड़ेगा। तो इसको मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर एक वीडियो लाके इसको समझा दूंगा बड़े आराम से, और उम्मीद है कमर्शियल बैंक से रिलेटेड आपका सारा डाउट्स जो होगा वो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, कोई पॉइंट अगर ऐसा आपको लग रहा है कि मैं आपको समझा नहीं पाया हूँ अच्छे से, या आपको फिर भी डाउट है, तो आप एक काम कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन पे उसको पूछ सकते हैं, अलग से वीडियो बना के छोटा सा 5 मिनट का उसको मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। यहाँ तक वीडियो को देख लिया, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक इसको पहुंचाइए जिससे वो बेनिफिट ले सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, धन्यवाद।